हेलो स्टूडेंट्स, मेरे इस चैनल विज्ञान पाठशाला में आप सबका स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के लिए साइंस का एक और नया वीडियो लेकर के आया हूँ। वीडियो का पूरा लाभ आपको मिल सके तो इसके लिए वीडियो शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखना स्टूडेंट्स। और वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो देखने से पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए, जिससे मेरे आने वाले हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर आता रहेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से स्टूडेंट। पहला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किसके नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया से गुजरने की संभावना है। तो यहाँ चार ऑप्शन दिख रहे हैं हमें। ए ऑप्शन है थोरियम, बी ऑप्शन है क्रिप्टॉन, सी ऑप्शन है ड्यूटेरियम और डी ऑप्शन है यूरेनियम। तो इसका सही आंसर अब हम देखने वाले हैं। तो इसका सही आंसर स्टूडेंट्स सी ड्यूटेरियम। आप भी अपना आंसर नोट डाउन करके उसे मैच करें कि आपके द्वारा लगाया गया जो आंसर है वो सही है या नहीं है। और वीडियो के लास्ट में जरूर देखना स्टूडेंट्स कि आपके द्वारा कितने पॉइंट्स प्राप्त किए गए हैं इस सेट के द्वारा। तो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया से गुजरने की जो संभावना है वो है स्टूडेंट्स ड्यूटेरियम की। क्योंकि देखा जाए तो ये जो ड्यूटेरियम होता है ये एक प्रकार का क्या होता है, हाइड्रोजन का समस्थानिक है। ये जो ड्यूटेरियम होता है ये हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है ड्यूटेरियम। ठीक है ना। अब समस्थानिक होता क्या है उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। क्या होता है समस्थानिक, क्या है, एक ही तत्व के परमाणु, कोई एक ही तत्व हो और उसके परमाणु की हम बात कर रहे हैं कि एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या स्टूडेंट्स कैसी हो, परमाणु संख्या समान हो। यानी परमाणु संख्या को हम क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर बोलते हैं। यानी परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या कैसी हो स्टूडेंट्स, समान हो, परंतु परमाणु भार अलग अलग हो। लेकिन जो भार हो स्टूडेंट्स, जो परमाणु का जो भार हो, परमाणु का जो भार है वो कैसा हो स्टूडेंट्स, वो अलग हो। तो इस प्रकार के तत्वों को या इस प्रकार के तत्वों को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, समस्थानिक कहते हैं। ठीक है ना। यानी एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है परंतु परमाणु भार अलग अलग होता है, उन्हें समस्थानिक कहा जाता है। स्टूडेंट्स याद रखें इस चीज़ को। हाइड्रोजन के स्टूडेंट्स तीन समस्थानिक होते हैं। पहला होता है प्रोटियम होता है, दूसरा होता है ड्यूटेरियम और तीसरा होता है ट्राइटियम। ठीक है, ये तीन समस्थानिक होते हैं जिसमें से हम चर्चा कर रहे हैं ड्यूटेरियम की। तो जो ड्यूटेरियम होता है इसके जो नाभिक होता है स्टूडेंट्स, इसका जो नाभिक होता है उसमें एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है। ठीक है। तो इसके कारण जो हाइड्रोजन रहता है, हाइड्रोजन का जो समस्थानिक रहता है ड्यूटेरियम, इसका परमाणु क्रमांक स्टूडेंट, इसका परमाणु क्रमांक तो एक होता है लेकिन इसका जो एटॉमिक मास होता है वो कैसा रहता है, 2 रहता है। तो एक चीज़ याद रखें कि इसमें एक प्रोटॉन के साथ साथ एक न्यूट्रॉन भी उपस्थित रहता है। अब हम भारी जल की बात कर लेते हैं कि भारी जल होता क्या है, इसकी चर्चा कर लेते हैं। कि जो भारी जल होता है स्टूडेंट्स वो हाइड्रोजन के समस्थानिक, जो हाइड्रोजन का समस्थानिक है जिसे क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, ड्यूटेरियम कहते हैं। ये हाइड्रोजन का समस्थानिक का क्या होता है, ड्यूटेरियम का ऑक्साइड होता है स्टूडेंट्स। ड्यूटेरियम का क्या होता है स्टूडेंट्स, ऑक्साइड होता है। ठीक है, ध्यान से सुने और ध्यान से समझे इस चीज़ को कि जो भारी जल होता है वो हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम का ऑक्साइड होता है। ठीक है ना। और इसमें स्टूडेंट्स, इसमें 0.014% तक क्या पाया जाता है, साधारण जल पाया जाता है। इसमें साधारण जल की मात्रा होती है 0.014%। और इसकी खोज का जो श्रेय गया था वो 1931 में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था हेरोल्ड यूरे को इसकी खोज का श्रेय जाता है, या उन्होंने ही इसकी खोज की थी, हेरोल्ड यूरे। तो याद रखें। अब इसके एक अणु की चर्चा करें तो इसके एक अणु में क्या होता है, ऑक्सीजन का जो एक परमाणु होता है वो हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के साथ सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ा रहता है। ठीक है। तो ये तो हो गई चर्चा हमारी भारी जल की। आशा करता हूँ इसे आपने ध्यान में रखा होगा। तो अब इसका उपयोग भी देख लेते हैं कि भारी जल का जो उपयोग है वो क्या है, भारी जल का उपयोग क्या होता है। क्योंकि जो भारी जल का मुख्य उपयोग देखा जाए तो जो नाभिकीय संयंत्र होते हैं, नाभिकीय संयंत्रों में होने वाली जो नाभिकीय विघटन की जो क्रियाएं होती हैं उनके दौरान उत्पन्न जो न्यूट्रॉन होता है उस न्यूट्रॉन को अवशोषित करने के लिए मंदक के रूप में स्टूडेंट्स, मंदक याद रखें, मंदक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है या प्रयोग किया जाता है। तो याद रखें
तो ये थी जानकारी मेरी भारी जल ड्यूटेरियम से रिलेटेड। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको फ़ायदेमंद रहेगी आप लोगों के लिए और इसे आप याद भी रखेंगे। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर स्टूडेंट्स, कि वे वस्तुएं जो अपना प्रकाश स्वयं उत्सर्जित करती हैं कहलाती हैं। यानी हमें उन वस्तुओं की चर्चा की जा रही है या उनको हमें सेलेक्ट करना है ऑप्शन के थ्रू, कि जो वस्तुएं क्या करती हैं अपना प्रकाश स्वयं उत्सर्जित करती हैं, उनको क्या कहा जाता है। ए अलंकृत वस्तुएं कहा जाता है, बी परावर्ती वस्तु कहा जाता है, सी अपारदर्शी वस्तु कहा जाता है, या दीप्त वस्तु कहा जाता है। तो इन चारों में से उस वस्तु को क्या कहा जाता है, तो हम आंसर देखने वाले हैं और आप भी अपना नोट डाउन कर लें आंसर और आंसर को जरूर मैच करें। इसका सही आंसर स्टूडेंट्स डी, दीप्त वस्तुएं कहा जाता है। यानी कि वे वस्तुएं जो अपना प्रकाश स्वयं उत्सर्जित करती हैं दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। ठीक है ना, यानी जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती हैं उन्हें दीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम देख लें कौन कौन सी वस्तुएं हैं, जैसे कि ये सूर्य है, तारे हैं, जुगनू है, ठीक है, जुगनू है, ठीक है ना, विद्युत बल्ब है आपका, विद्युत जो बल्ब है, ठीक है ना, वो भी क्या है, दीप्त वस्तु है आपकी। तो ये कुछ उदाहरण है, ठीक है। तो याद रखेंगे आप कि वे वस्तुएं जो अपना अपना प्रकाश स्वयं उत्सर्जित करती हैं दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर स्टूडेंट्स, कि जब आप स्वयं के तन पर इत्र लगाते हैं तो आप ठंडा महसूस करते हैं, क्योंकि अब इसका कारण हमें देखना है कि जब भी हम इत्र लगाते हैं तो इत्र लगाने के बाद वो शरीर पर जब हम इत्र लगाते हैं तो वो इत्र लगे हुए स्थान पर हमें ठंडा ठंडा महसूस होता है, वो क्यों होता है। तो चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, इन चारों ऑप्शंस की हमें स्टडी करना है और समझना है और सही ऑप्शन को हमें इसमें टिक करना है। ए ऑप्शन है, इत्र को निम्न तापमान में रखा जाता है। बी, आपके तन से ऊर्जा को अवशोषित कर इत्र आसानी से संघनित हो जाता है। सी, इत्र में उपस्थित विलायक आपके तन से ऊर्जा को अवशोषित कर आसानी से वाष्पित हो जाता है। और डी है, इत्र का विलायक आपके तन में ऊर्जा को स्थानांतरित कर आसानी से वाष्पित हो जाता है। तो सही ऑप्शन आप नोट डाउन कर लें स्टूडेंट्स, क्योंकि अब हम आंसर देखने वाले हैं। इसका सही आंसर स्टूडेंट्स सी, कि जो इत्र होता है, इत्र में उपस्थित जो विलायक होते हैं वो आपके तन से ऊर्जा को अवशोषित कर आसानी से वाष्पित हो जाते हैं। और इसी कारण से जब आप क्या करते हैं, जब आप अपने तन पर क्या लगाते हैं स्टूडेंट्स, इत्र लगाते हैं, जब आप अपने तन पर इत्र लगाते हैं तो आपको कैसा लगता है, ठंडा महसूस होता है, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा और अच्छे से मैं बता दूं कि जो इत्र होता है स्टूडेंट्स, इत्र जो होता है उसमें क्या होता है, एक इत्र में एल्कोहल होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स, एल्कोहल, इत्र में एल्कोहल होता है, ठीक है ना। और एल्कोहल की जो नेचर होता है, जो प्रकृति होती है, अल्कोहल की जो प्रकृति होती है वो होती है स्टूडेंट्स वॉलेटाइल। वॉलेटाइल प्रकृति होती है। वॉलेटाइल का मतलब होता है कि जल्दी से वेपोराइज होने वाला, वाष्पीकृत होने वाला। वॉलेटाइल का मतलब होता है वाष्पीकृत होने वाला, जल्दी से वाष्पित हो जाने वाला। तो वेपोराइज होते समय अब क्या होता है कि जब इत्र को हम लगाते हैं अपने शरीर पर, तन पर, तो वेपोराइज तो वो क्या करता है, हमारे शरीर से ऊष्मा ले लेता है, ठीक है ना। हमारे तन से क्या ले लेता है, हीट को एब्जॉर्व कर लेता है। हीट जो होती है हमारे शरीर की, हीट को क्या कर लेता है, ये जो इत्र होता है, इत्र हीट को एब्जॉर्व कर लेता है, ठीक है ना, एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। और जिस वजह से हमें कैसा महसूस होता है स्टूडेंट, जिस वजह से हमें ठंडा महसूस होता है। तो यही कारण है कि जब हम क्या करते हैं कि अपने स्वयं के तन पर इत्र लगाते हैं तो हमें ठंडा महसूस होता है। इसका कारण यही है स्टूडेंट्स, याद रखें आप। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, कि कोशिका के भीतर की छोटी संरचनाएं जो एक साथ कार्य करती हैं कहलाती हैं स्टूडेंट्स। उन संरचनाओं को क्या कहा जाता है जो कोशिका के भीतर रहती हैं, और छोटी संरचनाएं हैं जो एक साथ रह करके क्या करती हैं स्टूडेंट्स, कार्य करती हैं, उनको क्या कहा जाता है। ए, नाभिक कहा जाता है, बी, कोशिकांग कहा जाता है, सी, समावेश कहा जाता है, और डी, साइटोप्लाज्म कहा जाता है। तो आप आंसर नोट डाउन कर लें, क्योंकि अब हम आंसर देखने वाले हैं। इसका सही आंसर स्टूडेंट्स बी, कोशिकांग कहा जाता है। यानी कोशिका के भीतर की छोटी संरचनाएं जो एक साथ कार्य करती हैं उनको स्टूडेंट्स कोशिकांग कहा जाता है या कोशिकांग कहलाती हैं, ठीक है ना। अब इसको मैं थोड़ा और बता दूं आपको कि जिस प्रकार शरीर के विभिन्न अंग भिन्न भिन्न कार्य करते हैं, हाथ अलग कार्य करता है, पैर अलग कार्य करते हैं, ठीक है ना, कान अलग कार्य करते हैं, नाक का कार्य अलग रहता है।
तो जिस प्रकार शरीर के विभिन्न अंग भिन्न भिन्न कार्य करते हैं, उसी प्रकार कोशिका के अंदर स्थित जो संरचनाएं होती हैं, कोशिका के अंदर जो स्थित संरचनाएं होती हैं, वो भी क्या करती हैं, विशिष्ट कार्य करती हैं। वो भी क्या करती हैं स्टूडेंट्स, विशिष्ट कार्य करती हैं। ठीक है ना। इन संरचनाओं को क्या कहा जाता है स्टूडेंट, इन्हीं संरचनाओं को बोला जाता है कोशिकांग। इन्हीं संरचनाओं को बोला जाता है कोशिकांग बोला जाता है। ये जो छोटी संरचनाएं हैं इनको कोशिकांग बोला जाता है। ठीक है। अब एक कोशिकांग, जैसे कि हम एक कोशिकांग की चर्चा कर लेते हैं। ठीक है। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया भी एक क्या है, कोशिकांग है। ये कोशिका का कोशिकांग है और इसे कोशिका का शक्ति गृह, इसे कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है स्टूडेंट्स, या इसे कोशिका का पावर हाउस, पावर हाउस, इसे कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। इस चीज़ को याद रखें, एक क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि कोशिका का शक्ति गृह पावर हाउस किसे कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स वहाँ आंसर आप नोट डाउन करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया। तो उदाहरण के लिए तौर पर देख लेते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया ये भी कोशिका का एक कोशिकांग है। ठीक है ना। और इसमें देखा जाए तो इसी में कोशिका की अधिकांश जो रासायनिक ऊर्जा होती है वो संपन्न होती है स्टूडेंट्स। ठीक है ना। तो ये अपना अलग कार्य करता है। ठीक है ना। तो यही चीज़ें, ये जो चीज़ें पाई जाती हैं कोशिका के अंदर छोटी संरचनाओं के रूप में और एक साथ कार्य करती हैं, तो इन्हीं संरचनाओं को क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, कोशिकांग कहा जाता है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर स्टूडेंट्स, कि निम्न में से कौन सा एक सीमित संसाधन है, ऐसा संसाधन जो कैसा सीमित है, जिसको अगर हम उपयोग कर लेंगे तो वो खत्म हो जाएगा। तो उस संसाधन की यहाँ पर चर्चा की गई है। तो हमें ऑप्शन में उस आंसर को नोट डाउन करना है। ए कोयला, बी वर्षा, सी वायु और डी ज्वारीय ऊर्जा। तो इन चारों ऑप्शन में से सही आंसर आप नोट डाउन कर लें, क्योंकि अब हम आंसर देखने वाले हैं। इसका सही आंसर है ए कोयला। तो सीमित संसाधन के तौर पर क्या है स्टूडेंट्स, कोयला है। ये एक सीमित संसाधन है क्योंकि एक समय पश्चात ये क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है ना। तो हम चर्चा कर लेते हैं, ये पारंपरिक ऊर्जा स्रोत हैं। एक तरीके से कहें तो ये पारंपरिक ऊर्जा स्रोत हैं। और पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वे स्रोत होते हैं जो लंबे समय से उपयोग में हैं। जो क्या है स्टूडेंट्स, लंबे समय से उपयोग में है और ये प्रकृति में तय तथा सीमित मात्रा में उपलब्ध है। इनकी जो मात्रा है वो स्टूडेंट्स कैसी है, प्रकृति में सीमित मात्रा है इनकी। ठीक है ना। इनकी मात्रा कैसी है स्टूडेंट्स, प्रकृति में सीमित है। ठीक है ना। तो ये पारंपरिक ऊर्जा स्रोत हैं जिन्हें हम आज के टाइम में यूज कर रहे हैं, और ये सीमित संसाधन है स्टूडेंट्स। कैसे संसाधन है स्टूडेंट्स, ये सीमित संसाधन है। ठीक है ना, जो एक समय पश्चात क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। ठीक है। इनके कुछ मैं आपको प्रॉपर्टीज़ बता देता हूँ सीमित संसाधन की, ये पारंपरिक ऊर्जा के स्रोतों की, कि ये गैर नवीकरणीय होते हैं। यानी इनका क्या नहीं हो सकता है, नवीनीकरण नहीं हो सकता है। ये एक बार समाप्त हो गए तो इनको फिर से बनाया नहीं जा सकता है। ठीक है ना। और सेकंड है, यानी इनकी पुनः पूर्ति नहीं की जा सकती। सेकंड ये है कि पारंपरिक स्रोत को समय पश्चात लुप्त हो जाएंगे। ये जो पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत हैं, ये जो कोयला है, ये एक समय पश्चात नष्ट हो जाएंगे, यानी कि ये खत्म हो जाएंगे, यानी ये एक समय पश्चात हमें मिलेंगे नहीं। और इन स्रोतों से प्रदूषण भी होता है। ये जो कोयला है, इनसे क्या होता है स्टूडेंट्स, प्रदूषण होता है। वो जल प्रदूषण भी होता है, वायु प्रदूषण भी होता है और स्थल प्रदूषण भी होता है। तीनों प्रकार का प्रदूषण होता है। इनके कुछ उदाहरण मैं आपको बता दूं, जैसे कि एक तो कोयला ही है, पेट्रोल भी है हमारा। ठीक है, पेट्रोल है, ये भी सीमित संसाधन है। ठीक है ना। डीजल है और मिट्टी का तेल है, कच्चा तेल जो भी। ठीक है ना। इस तरीके के क्या है, ये सभी क्या है, ये सीमित संसाधन के क्या है स्टूडेंट्स, उदाहरण है, एग्जाम्पल हैं स्टूडेंट्स। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर स्टूडेंट्स। गलत युग्म को चिन्हित करें। यहाँ पर हमें देखना है कि इन चारों ऑप्शन में से गलत जो युग्म है वो कौन सा है। ए आंत अनैच्छिक, बी हस्त पेशी ऐच्छिक, सी कंठ पेशी ऐच्छिक और डी वायु मार्ग ऐच्छिक। तो सही आंसर आप नोट डाउन कर लें और अब हम आंसर देखने वाले हैं। इसका सही आंसर स्टूडेंट्स डी वायु मार्ग ऐच्छिक। देखा जाए तो इन सभी ऑप्शन में से, यानी ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और सी ऑप्शन में जो युग्म दिए गए हैं वो सही हैं, लेकिन जो डी युग्म दिया गया है वायु मार्ग ऐच्छिक, ये गलत युग्म है स्टूडेंट्स। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर, कि पेशी अस्थि से के द्वारा संयोजित होती है। यानी जो मांसपेशी होती है वो अस्थि से किसके द्वारा जुड़ती है, किसके द्वारा संयोजित होती है। तो यहाँ चार ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन उपास्थि के द्वारा संयोजित होती है, बी केवल स्नायु के द्वारा संयोजित होती है,
सी स्नायु और कंडरा दोनों के द्वारा संयोजित होती है, या डी केवल कंडरा के द्वारा ये जो मांसपेशी होती है वो अस्थि से संयोजित होती है। तो सही आंसर आप नोट डाउन करें और अब हम आंसर देखने वाले हैं। सही आंसर इसका डी केवल कंडरा के द्वारा संयोजित होती है, यानी जो पेशी होती है वो अस्थि से केवल कंडरा के द्वारा संयोजित होती है। अब ये कंडरा को मैं थोड़ा बता दूं आपको। कंडरा को बोला जाता है स्टूडेंट टेंडन, इसको बोला जाता है टेंडन, कंडरा यानी टेंडन। और कंडरा क्या होता है? कंडरा एक अन्य प्रकार का क्या है स्टूडेंट? संयोजी ऊतक है। ये एक तरीके का जो टेंडन होता है वो एक तरीके का क्या है स्टूडेंट? संयोजी ऊतक होता है, जो अस्थियों से मांसपेशी को जोड़ता है। जो क्या करता है स्टूडेंट्स? जो करता है ये जो टेंडन होता है ये क्या करता है? ये अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ने का कार्य करता है, ठीक है ना, मांसपेशियों को जोड़ता है। अब इसके कुछ गुण भी मैं बता देता हूँ। जैसे कि पहला इसका जो गुण है, इसका गुण मैं बता देता हूँ। पहला गुण ये है कि कंडरा जो है वो मजबूत होता है तथा सीमित लचीलेपन वाले रेशेदार ऊतक होता है, रेशेदार ऊतक होता है ये, ठीक है, रेशेदार ऊतक होता है ये, ठीक है ना। याद रखें ये कंडरा जो होता है वो मजबूत तथा सीमित लचीलेपन वाले रेशेदार ऊतक होता है ये कंडरा। और दूसरा इसका गुण ये है स्टूडेंट्स, दूसरा ये है कि ये अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ने का कार्य करता है, ठीक है। ये कंडरा की दो विशेषताएं मैंने आपको बता दी। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर कि मोमबत्तियां और सौंदर्य प्रसाधन इससे बने होते हैं। तो हमें देखना है इन चारों ऑप्शन में से कि जो मोमबत्तियां होती हैं, जो सौंदर्य प्रसाधन होते हैं, वो इन चारों में से किसके द्वारा बने होते हैं। तो ए ऑप्शन है पैराफिन मोम, बी ऑप्शन है बिटुमेन, सी ऑप्शन है केरोसिन और डी ऑप्शन है डीजल। तो सही आंसर आप नोट डाउन करें क्योंकि अब हम आंसर देखने वाले हैं। इसका सही आंसर स्टूडेंट्स ए पैराफिन मोम। तो जो मोमबत्तियाँ होती हैं, जो सौंदर्य प्रसाधन होते हैं, वो पैराफिन मोम से मिलकर के बने होते हैं या इससे निर्मित होते हैं या इससे बने होते हैं। स्टूडेंट्स याद रखें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर अब हम कि हाइड्रा इसके द्वारा प्रजनन करता है। अब हमें देखना है कि हाइड्रा में वो कौन सी प्रजनन विधि पाई जाती है इन चारों में से जिसके द्वारा वो क्या करता है स्टूडेंट्स? प्रजनन करता है। तो ए ऑप्शन है मुकुलन, बी ऑप्शन है द्विखंडन, सी ऑप्शन है क्लोनिंग और डी ऑप्शन है निषेचन। तो सही आंसर आप नोट डाउन कर लें क्योंकि अब हम आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर स्टूडेंट्स ए मुकुलन, यानी हाइड्रा जो है वो मुकुलन के द्वारा प्रजनन करता है। अब ये मुकुलन होता क्या है स्टूडेंट्स? ये जो मुकुलन होता है ये मुकुलन एक प्रकार का क्या है स्टूडेंट्स? अलैंगिक जनन है। अलैंगिक जनन है स्टूडेंट्स, ये अलैंगिक जनन है एक प्रकार का जो मुकुलन होता है। और ऐसा जनन जिसमें जनक में क्या होता है, और इस प्रकार के जनन में कह सकते हैं हम, यानी मुकुलन जो कि एक प्रकार का अलैंगिक जनन है, इस प्रकार के जनन में क्या होता है स्टूडेंट्स कि जो जनक होता है, जनक से एक या अधिक ओभार विकसित हो जाते हैं। मान लेते हैं कि ये कोई हाइड्रा है, ठीक है, हाइड्रा है, ठीक है, और उसे एक तरीके का एक उभार निकल आता है, ये आउटग्रोथ निकल आती है, ये आउटग्रोथ, ठीक है ना। और उभार ये विकसित होकर क्या कर देता है? एक नई जीव को जन्म दे देता है, ठीक है ना। ये जो जीव है जैसे कि हाइड्रा, ठीक है, इससे एक उभार पैदा हुआ, ठीक है। अब ये जो उभार है ये क्या कर देता है? एक नए जीव का निर्माण कर देता है, ठीक है। इस तरीके से एक नए जीव का निर्माण हो जाता है, ठीक है ना। तो इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? मुकुलन कहा जाता है, ठीक है। और ये ज़्यादातर देखने को मिलता है हाइड्रा में, ईस्ट में, ठीक है, ये देखने के लिए मिलता है। अब क्या होता है मुकुलन की जो प्रक्रिया होती है, इसमें एक छोटा सा जो मुकुलन की जो प्रक्रिया होती है मैंने बता दिया है, मैं थोड़ा और आपको बता दूं कि जो मुकुलन की प्रक्रिया होती है इसमें एक छोटा सा अंकुर जो होता है वो जनक जीव के शरीर पर विकसित होता है। जैसा मैंने पहले बताया कि इस तरीके का कोई अंकुर सा फूट पड़ता है, ठीक है, इस तरीके का कोई अंकुर सा फूट पड़े और फिर वो क्या रहे समय आने पर वो किस में कन्वर्ट हो जाए? एक नए जीव के निर्माण के लिए, एक नए जीव के निर्माण के लिए खुद को क्या कर ले? उस पेरेंटल जीव से क्या कर ले? अपने आप को अलग कर ले। तो इस प्रकार के असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? मुकुलन बोलते हैं, इसको मुकुलन बोला जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये पाया जाता है स्टूडेंट्स हाइड्रा में, इस चीज़ को याद रखें, ठीक है। ये पाया जाता है किसमें? हाइड्रा में पाया जाता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि सर्दियों के दौरान हम काले रंग के कपड़ों में अधिक सहज महसूस करते हैं, उसका कारण क्या है? क्योंकि
ए ऑप्शन है गहरे रंग के कपड़े अच्छे दिखते हैं, बी गहरे रंग के कपड़े अधिक गर्मी को परावर्तित करते हैं, सी गहरे रंग के कपड़े अधिक गर्मी को अवशोषित करते हैं, और डी गहरे रंग के कपड़े बहुत शीतल होते हैं। तो सही आंसर क्या है, उस आंसर को हमें समझना है स्टूडेंट्स और नोट डाउन करना है। तो जल्दी से आप अपना आंसर नोट डाउन कर लें, क्योंकि अब हम आंसर देखने वाले हैं। इसका सही आंसर स्टूडेंट्स सी, कि जो गहरे रंग के कपड़े होते हैं वो अधिक गर्मी को अवशोषित करते हैं, और इसीलिए सर्दी के दौरान हम काले रंग के कपड़ों में अधिक सहज महसूस करते हैं। अब चूंकि जो गाढ़ा रंग होता है, जो डार्क कलर होता है, वो क्या करता है, वो ऊष्मा को ज़्यादा सोखता है, सोखने का कार्य करता है। ठीक है, जो गाढ़ा रंग होता है वो ऊष्मा को अधिक सोखता है, और जिससे उसमें तापमान में वृद्धि भी होती है, और जिसके कारण क्या हो जाता है, उसके जो तापमान होता है, उसका जो तापमान होता है उसमें क्या हो जाती है स्टूडेंट्स, उसमें वृद्धि हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। ठीक है ना, इसलिए ठंड में शरीर को गर्म रखने के लिए गहरे रंग के वस्त्र पहने जाते हैं, और इसीलिए हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जो ठंडें होती हैं, ठंडों का मौसम होता है, उसमें शरीर को गर्म रखने के लिए क्या करते हैं, गहरे रंग के जो कपड़े होते हैं वो पहने जाते हैं, जिससे कि उनमें सोखी गई जो गर्मी है, उनके द्वारा जो सोखी गई वो गर्मी है, वो हमारे शरीर को भी क्या पहुँचाए, गर्मी पहुँचाए, और जिसके कारण हमें कैसा महसूस होता है स्टूडेंट्स, सहज महसूस होता है। इसी के कारण हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स कि सर्दियों के दौरान हम या तो काले रंग के कपड़े या गहरे रंग के कपड़े पहनना पसंद करते हैं, जैसे के कारण हमें कैसा सहज महसूस होता है, मतलब हमारा जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो कैसा हो जाता है, थोड़ा चेंज हो जाता है, हमें गर्मी सी महसूस होने लगती है, और यही कारण है। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर, कि जब किसी शक्तिशाली चुंबक के छोर के निकट एक धातु लाई जाती है तो यह इसे प्रतिकर्षित करती है, यह धातु निम्न है। तो जब किसी शक्तिशाली चुंबक के छोर के निकट जब हम किसी धातु को लाते हैं तो ये क्या करती है, उसको प्रतिकर्षित करती है। तो ये धातु कौन सी है, उसको क्या कहा जाएगा, इस प्रकार की धातु को हम क्या बोलेंगे। तो ए ऑप्शन है अनुचुंबकीय बोला जाएगा, सॉरी आचुंबकीय कहा जाएगा, बी लोह चुंबकीय बोला जाएगा उसे, सी प्रतिचुंबकीय बोला जाएगा, या डी अनुचुंबकीय बोला जाएगा। तो सही आंसर आप नोट डाउन कर लें। अब हम आंसर देखने वाले हैं। इसका सही आंसर स्टूडेंट सी प्रतिचुंबकीय है, यानी कि जब किसी शक्तिशाली चुंबक के छोर के निकट एक धातु लाई जाती है तो यह इसे प्रतिकर्षित करती है, तो ये धातु कहलाएगी स्टूडेंट्स प्रतिचुंबकीय, उसको बोला जाएगा प्रतिचुंबकीय। अब प्रतिचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं स्टूडेंट्स जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की विपरीत दिशा क्षेत्र की विपरीत दिशा में क्या हो जाते हैं, चुंबकित हो जाते हैं। ठीक है ना, उन्हें कोई प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। ठीक है ना, जैसे कि उदाहरण में बता देता हूँ, जस्ता है आपका, जस्ता है, बिस्मथ है, ठीक है, जस्ता बिस्मथ है, चांदी है, ठीक है, चांदी है, हीरा है, ठीक है ना, हीरा है, ठीक है, और भी कई उदाहरण हैं जैसे कि तांबा है, ठीक है, तांबा है, सोना है, ये सब क्या है स्टूडेंट्स, ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ के उदाहरण है। तो याद रखें, अगर ऑप्शन में आ जाता है तो जरूरी आंसर आप टिक करें जो मैंने उदाहरण आपको बताए हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर स्टूडेंट्स, कि उन दो कोशिकांगों के नाम बताइए जिनमें उनकी स्वयं की आनुवांशिक सामग्री होती है स्टूडेंट्स। तो चार ऑप्शन है यहाँ पर। ए ऑप्शन है डीएनए एवं आरएनए, बी ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया एवं लवक, सी ऑप्शन है राइबोसोम एवं गोल्जिकाय, डी ऑप्शन है जालिका तथा अंतः द्रव्यिक जालिका। तो सही आंसर आप नोट डाउन करें। अब हम आंसर देखने वाले हैं स्टूडेंट्स, इसका सही आंसर है बी माइटोकॉन्ड्रिया एवं लवक। तो स्टूडेंट्स माइटोकॉन्ड्रिया और जो लवक होते हैं वो दो ऐसे कोशिकांग होते हैं जिनकी अपनी स्वयं की आनुवांशिक सामग्री होती है। अब हम चर्चा कर लेते हैं थोड़ा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, और उसके बाद हम चर्चा करेंगे लवक के बारे में। क्योंकि जीवाणु, जैसे कि जीवाणु है, जीवाणु और ब्लू ग्रीन एल्गी, जैसे नील हरित शैवाल, नील हरित जो शैवाल होता है, यानी बैक्टीरिया और नील हरित शैवाल को छोड़कर, इनको छोड़ करके जितने भी जो शेष जो सभी सजीव पादप होते हैं या जंतु होते हैं, उनकी कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में स्टूडेंट्स, उनकी कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में अनियमित रूप से बिखरे हुए दोहरी झिल्ली
आबंध कोशिकांगों को सूत्रकणिका, माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्रकणिका भी बोला जाता है या माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। इनके चारों ओर क्या पाई जाती है स्टूडेंट? दोहरी झिल्ली पाई जाती है और ये अनियमित रूप से कोशिका होती है। उस कोशिका के साइटोप्लाज्म में यानी कि कोशिका द्रव में क्या से रहते हैं? बिखरे रहते हैं। इन्हीं कोशिकांगों को क्या कहा जाता है? सूत्रकणिका। इनको क्या कहा जाता है? सूत्रकणिका। माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्रकणिका कहा जाता है या इनको क्या कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज का जो श्रेय जाता है वो स्टूडेंट्स जाता है अल्बर्ट वॉन कोलिकर। अल्बर्ट वॉन कोलिकर कोलिकर को जाता है। इन्होंने सन 1857 में इसकी खोज की थी या इनके द्वारा खोज किया गया था। माइटोकॉन्ड्रिया को देखा गया था इनके द्वारा। ठीक है ना। अब इसका मुख्य कार्य क्या है स्टूडेंट्स? जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया इसका मुख्य कार्य होता क्या है? ये क्या करता है? इनका मुख्य कार्य होता है कोशिका के लिए ऊर्जा का उत्पादन करना। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का याद रखें कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये कोशिका को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है, ऊर्जा उत्पादन का कार्य करता है स्टूडेंट। और इसलिए इसको कोशिका का शक्ति गृह, इसलिए इसे कोशिका का स्टूडेंट शक्ति गृह या पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है स्टूडेंट्स। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को याद रखें। ठीक है ना। कोशिकाएं जो होती हैं स्टूडेंट, जो कोशिकाएं होती है वो ऊर्जा के लिए विशेष प्रकार के अणु का उपयोग करती हैं। ठीक है ना, जिसे कहा जाता है एटीपी। ठीक है, जिसे बोला जाता है स्टूडेंट्स एटीपी बोला जाता है और इसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है ना। और जिसका जो निर्माण होता है, जिसका निर्माण कोशिका के अंदर ही होता है। तो स्टूडेंट्स याद रखें कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो कोशिका के लिए या कोशिका को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है या ऊर्जा का उत्पादन करने का कार्य करता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। अब हम चर्चा कर लेते हैं प्लास्टेट्स की, कि जो ये प्लास्टेट्स यानी कि जो लवक होते हैं ये क्या होते हैं। क्योंकि जो लवक होता है ये पादप कोशिकाओं के कोशिका द्रव में पाए जाने वाला गोल या अंडाकार संरचना होती है। या तो ये कैसा दिखाई देता है, या गोल दिखाई देता है या होता है ये अंडाकार। ठीक है, अंडाकार स्ट्रक्चर होता है इसका। और ये पादप कोशिकाएं जो होती हैं, पादप कोशिकाएं यानी कि प्लांट सेल, यानी कि जो प्लांट सेल होती है उनके साइटोप्लाज्म में ये बिखरी हुई रहती हैं। ठीक है ना, ये पाई जाती हैं उसमें। ठीक है, प्लास्टेट्स ये प्लांट सेल्स की, जो प्लांट सेल्स होती हैं उनके कोशिका द्रव्य में यानी कि साइटोप्लाज्म में ये पाई जाती हैं और इनका आकार कैसा होता है? गोल होता है और अंडाकार होता है। ठीक है। अब क्या होता है, इनमें पादपों के लिए स्टूडेंट्स क्या रहता है? महत्वपूर्ण रसायनों का निर्माण होता है। इनमें पादपों यानी कि प्लांट्स के लिए जो महत्वपूर्ण रसायन होते हैं उनका निर्माण होता है। अब जैसे हम चर्चा कर लेते हैं क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक होता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, जैसे क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है हरित लवक। ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है, ये क्लोरोप्लास्ट नामक जो हरे रंग का जो लवक होता है ये जीव जगत की सबसे महत्वपूर्ण जैव रासायनिक क्रिया यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। इसमें फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की। ठीक है, किसमें होती है स्टूडेंट्स? हरित लवक में होती है। ठीक है ना। तो हरे रंग को छोड़कर, अब हम बात करें हरे रंग को छोड़कर और जो अन्य प्रकार के रंगों वाले जो लवक होते हैं उनको स्टूडेंट्स बोला जाता है क्रोमोप्लास्ट। हरे रंग को छोड़कर अन्य रंगों वाले जो लवक होते हैं उनको बोला जाता है क्रोमोप्लास्ट, उनको क्रोमोप्लास्ट बोला जाता है। और इनसे ही फूलों और फलों को रंग प्राप्त होता है। फूलों को भी रंग प्राप्त होता है और फलों को भी रंग प्राप्त होता है। किनसे प्राप्त होता है? क्रोमोप्लास्ट से। ठीक है। रंगहीन लवकों को, अब जिनमें रंग नहीं पाए जाते हैं ऐसे लवक, रंगहीन लवक यानी जो रंगहीन लवक होते हैं, रंगहीन लवक को ल्यूकोसाइट बोला जाता है। ल्यूकोप्लास्ट बोला जाता है। जो रंगहीन लवक होते हैं उनको ल्यूकोप्लास्ट बोला जाता है। ठीक है ना। इनका जो मुख्य कार्य होता है स्टूडेंट्स, इनका जो मुख्य कार्य होता है वो ये होता है कि ये भोजन को संग्रह करने का कार्य करते हैं, भोजन को स्टोरेज करने का कार्य करते हैं। तो चलते हैं स्टूडेंट्स, माइटोकॉन्ड्रिया और लवक से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको दी और इनसे बनने वाले क्वेश्चंस को भी आप ध्यान रखें कि जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उस मैटर को मैंने आपको बताया है, तो आप याद रखें। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर कि निम्न वर्णित अनावृत बीजी के बारे में विशेषताओं में से एक गलत है, उसकी पहचान करें। स्टूडेंट्स हमें पहचान करनी है कि अनावृत बीजी के
अनावृत बीजी जो पौधे होते हैं उनके बारे में एक विशेषता जो है वो गलत दी गई है, बाकी की 3 विशेषताएं जो है वो सही दी गई हैं। तो हम पढ़ते हैं ऑप्शन ए, बीज फल के अंदर नहीं बनते। बी, शंकु प्रजनन संरचनाएं हैं। सी, इनमें अधिकतर सदाबहार पेड़ शामिल होते हैं। और डी, इनमें रंगीन फूल आते हैं। तो हमें सही आंसर नोट डाउन करना है। आप जल्दी से सही आंसर नोट डाउन कर लें, क्योंकि अब हम देखने वाले हैं इसका सही आंसर क्या है स्टूडेंट। इसका सही आंसर है डी, इनमें रंगीन फूल आते हैं। ये जो कथन कहा गया है ये कथन गलत है। बाकी के जो 3 कथन दिए गए हैं, जैसे कि बीज फल के अंदर नहीं बनते, शंकु प्रजनन संरचनाएं हैं, इनमें अधिकतर सदाबहार पेड़ शामिल हैं, तो ये स्टूडेंट सही है। जबकि जो लास्ट ऑप्शन है डी, इनमें रंगीन फूल आते हैं, ये गलत है। अब चूँकि थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं अनावृत बीजी पौधों के बारे में। ये ऐसे पौधों का वर्ग होता है, ऐसे पादपों का वर्ग होता है ये अनावृत बीजी, जिसमें क्या स्टूडेंट्स होता है, बीज तो बनते हैं, लेकिन जो बीज होते हैं वो फल भित्ति के अंदर, जो फल भित्ति होती है, ठीक है, जो फल भित्ति होती है स्टूडेंट्स, फल भित्ति में बंद नहीं होते हैं, यानी फल के अंदर बंद नहीं होते हैं। इनके जो बीज होते हैं, बीज तो बनते हैं लेकिन फल के अंदर बंद नहीं होते हैं। लेकिन इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, इसीलिए इनको नग्न बीजी बोला जाता है, इसलिए इनको नग्न बीजी बोला जाता है, या अनावृत बीजी बोला जाता है। यानी बीज के ऊपर किसी प्रकार का कोई आवरण नहीं होता, कोई खोल नहीं होता, इसलिए इनको अनावृत बीजी या नग्न बीज कहा जाता है। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं इनसे रिलेटेड, वो भी मैं बता देता हूँ। हो सकता है परीक्षा में पूछ लिए जाएँ, तो आपके लिए ये तैयार हो जाएँ तो बहुत अच्छी बात है। तो पहला तो इसका जो महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि जो साइकस होता है, साइकस के तनों से जो स्टार्च होता है, मंड होता है, उसको निकाल कर खाने वाला जो साबूदाना होता है स्टूडेंट्स, खाने वाला साबूदाना जो होता है उसका निर्माण किया जाता है। साइकस के तनों से जो मंड निकलता है उससे साबूदाना तैयार किया जाता है, ठीक है। सेकंड, इसका एक और महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि चीड़ का जो पेड़ होता है उसके पेड़ से हमें तारपीन का तेल प्राप्त होता है। ये कभी पूछ लिया जाए, ठीक ना, तारपीन का तेल प्राप्त होता है चीड़ के पेड़ से, ठीक है ना। और साथ ही साथ जो देवदार होता है, देवदार का जो पेड़ होता है वो उसके पेड़ से हमें सेड्रस का तेल प्राप्त होता है, सेड्रस तेल प्राप्त होता है, ठीक है। अगला इसकी एक और मैं तथ्य बता दूं, इस वर्ग के अंतर्गत आने वाले पादपों में इफेड्रा होता है प्लांट। इफेड्रा के रस से इफेड्रीन नामक दवा तैयार की जाती है, नामक एक एल्कलॉइड प्राप्त किया जाता है, एल्कलॉइड जो होता है वो प्राप्त किया जाता है। और इफेड्रीन है, इसका उपयोग स्टूडेंट इसका जो उपयोग होता है दमा रोग से संबंधित या खांसी से रिलेटेड जो रोग होते हैं, ठीक है ना, उनकी दवा के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, इफेड्रीन का, और ये प्राप्त होता है इफेड्रा नामक प्लांट से, ठीक है ना। अगला है, इसकी एक और मैं विशेषता बताऊं कि जो कोनीफर होता है, कोनीफर के मुलायम रेशेदार काष्ठ से, जो रेशेदार जो काष्ठ होता है उस काष्ठ से लुगदी बना करके क्या तैयार किया जाता है स्टूडेंट्स, कागज़ तैयार किया जाता है, ठीक है ना। तो कोनीफर इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला है जो चिलगोजा होता है, चिलगोजा को जिम्नोस्पर्म्स का मेवा बोला जाता है। चिलगोजा जो होता है उसको जिम्नोस्पर्म्स का, यानी कि अनावृत बीजी का क्या कहा जाता है, मेवा कहा जाता है, मेवा। याद रखें, जो साइकस होता है, साइकस को सागोपाम कहा जाता है, सागोपाम कहा जाता है साइकस को, ठीक है ना। अगला एक और मैं प्लांट का चर्चा करने वाला हूँ कि सबसे अधिक संख्या में गुणसूत्र पाए जाते हैं ओफियोग्लॉसम में, ओफियोग्लॉसम नामक जो फर्न होता है उसमें पाए जाते हैं, ठीक है ना। साथ ही साथ जो साइकस होता है,
साइकस जो प्लांट होता है इसको स्टूडेंट जीवित जीवाश्म भी कहा जाता है, जीवाश्म भी कहा जाता है। ठीक है, ये याद रखें कि जीवित जीवाश्म किसे कहा जाता है, तो वहाँ पर आप नोट डाउन कर सकते हैं साइकस को। तो स्टूडेंट्स अनावृत बीजी से रिलेटेड जो भी जानकारी थी मेरे पास वो मैंने आपको दी, तो आशा करता हूँ आप इसे याद रखेंगे। तो इसका सही आंसर हमें पता चल गया कि इसका सही आंसर है इनमें रंगीन फूल नहीं आते हैं, बाकी की जो 3 पॉइंट है वो सही हैं, सिर्फ ये जो डी ऑप्शन है वो गलत है स्टूडेंट्स। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। श्वसन के दौरान ऑक्सीजन अंदर ली जाती है और CO2 निर्मुक्त होती है, इस विनिमय में यह भौतिक प्रक्रम मदद करता है। तो कौन सा भौतिक प्रक्रम है जो इस गैसेस एक्सचेंज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ए पराशरण, बी अधिशोषण, सी अवशोषण और डी विसरण। तो सही आंसर अब हम देखने वाले हैं, आप आंसर नोट डाउन कर लें स्टूडेंट। इसका सही आंसर है डी विसरण। ठीक है, तो याद रखें कि श्वसन के दौरान ऑक्सीजन अंदर ली जाती है और CO2 निर्मुक्त होती है, इस विनिमय में देखा जाए तो जो विसरण जो प्रक्रम है, जो भौतिक प्रक्रम मदद करता है वो है स्टूडेंट्स विसरण। अब विसरण की मैं परिभाषा बता दूं आपको कि विसरण की परिभाषा होती क्या है या विसरण होता क्या है। क्योंकि किसी कोई ठोस द्रव या गैस, ठीक है ना, किसी ठोस द्रव या गैस के अणुओं या आयनों का अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से वो कहाँ चले जाएं? कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर क्या कर जाएं स्टूडेंट्स? गमन कर जाएं। ठीक है ना, किसी ठोस द्रव या गैस के अणुओं या आयनों का अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गमन होना ही क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? विसरण कहलाता है। इसी घटना को क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? विसरण कहा जाता है, याद रखें। ठीक है ना, अगर जैसे हम कुछ उदाहरण बता दें आपको, परीक्षा में अगर पूछ लिए जाएँ ये उदाहरण तो ज़रूर उसका आंसर विसरण टिक करें। जैसे अगरबत्ती की खुशबू का पूरे कमरे में फैल जाना, ये विसरण का उदाहरण है। ठीक है ना, एग्जाम्पल है। शक्कर का पानी में घुलना, ये विसरण का एग्जाम्पल है। लाल दवा जिसे पोटेशियम परमैंगनेट या KMnO4 बोला जाता है, उसको जब पानी में डालते हैं तो उसका जल में घुलकर फैलना ये भी है विसरण का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 को वातावरण से लेना। ठीक है, CO2 जो है वो प्लांट के द्वारा क्या ली जाती है? प्लांट के द्वारा उसको एब्जॉर्ब किया जाता है CO2 को। ठीक है, CO2 को एब्जॉर्ब किया जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किया जाता है, तो ये जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही है जिसमें CO2 को वातावरण से लिया जा रहा है और ऑक्सीजन को निकाला जा रहा है, और ऑक्सीजन को क्या किया जा रहा है? निर्मुक्त किया जा रहा है। तो ये जो सारी की सारी ये जो एग्जाम्पल जो मैंने दिए हैं, ये सारे के सारे जो मैंने बताए हैं आपको, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स विसरण से रिलेटेड हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इस चीज़ को याद रखें। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब हम कि तारों तथा पृथ्वी के बीच की दूरी को में मापा जाता है, यानी तारों और पृथ्वी के बीच की जो दूरी होती है उसे किस में मापा जाता है? ए मीटर में, बी प्रकाश वर्ष, सी किलोमीटर या डी मेगा इकाइयाँ। तो सही आंसर आप नोट डाउन कर लें, और अब हम आंसर देखने वाले हैं। इसका सही आंसर स्टूडेंट्स बी प्रकाश वर्ष। तो तारों और पृथ्वी के बीच की जो दूरी होती है उसको मापा जाता है स्टूडेंट्स, याद रखें, प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। प्रकाश वर्ष देखा जाए तो एक वह खगोलीय मापक है जिसे अंतरिक्ष में तारों और ग्रहों के बीच की जो दूरी होती है उसका आकलन करने के लिए प्रयोग किया जाता है स्टूडेंट्स। किसको किया जाता है? प्रकाश वर्ष को किया जाता है। ठीक है ना, प्रकाश वर्ष की मैं परिभाषा आपको बता दूं कि प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई जो दूरी होती है, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई जो दूरी होती है उस दूरी को स्टूडेंट्स क्या कहा जाता है? प्रकाश वर्ष बोला जाता है, उसी को बोला जाता है प्रकाश वर्ष। ठीक है, इस चीज़ को याद रखें। और जो एक प्रकाश वर्ष होता है, एक लाइट ईयर यानी एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणित 10 की घात 15 मीटर के, या 9.46 गुणित 10 की घात 12 किलोमीटर के। तो ये चीज़ याद रखें, परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि एक प्रकाश वर्ष
कितने मीटर के बराबर होता है या एक प्रकाश वर्ष कितने किलोमीटर के बराबर होता है। तो ये याद रखें कि एक प्रकाश वर्ष जो होता है वो 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर के बराबर होता है या 9.46 गुणे 10⁻12 किलोमीटर के बराबर होता है। तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा? आप अपने कमेंट्स जो भी आपको इस वीडियो से रिलेटेड लगता है ज़रूर अपने कमेंट्स शेयर करें मुझसे। अपने कमेंट्स कमेंट बॉक्स में लिखें और मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें स्टूडेंट्स। आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो का आप लोग इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू। हैव अ नाइस डे।